नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यूनिट फर्स्ट संविधान निर्माण व संविधान सभा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन के आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हमने 4 वीडियो देखे, उनमें संविधान निर्माण और संविधान सभा के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में हमने विस्तार से जाना और समझा। तो इस वीडियो में क्रिटिकली एग्जामिन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, आलोचनात्मक मूल्यांकन हम इसमें देखेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन का। संविधान निर्मात्री सभा का गठन। संविधान निर्मात्री सभा का गठन। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत की संविधान सभा का गठन हम कुछ चरणों में बांट के देखते हैं। तो प्रथम चरण जो आता है, तो इसमें पहले चरण में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। उस समय के प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित हुए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ वो अप्रत्यक्ष था, और जो प्रांतों की प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का। प्रत्येक प्रांत को और देशी रियासत या रियासतों के समूह को अपनी जनसंख्या के अनुपात में इस संविधान सभा में कुल स्थान अलॉट किए गए, आवंटित किए गए थे। मोटे रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का अनुपात था कि एक जो सदस्य है वो 10 लाख की जनसंख्या पर बनाई गई। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। जुलाई 1946 में, और संविधान सभा के 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुआ। चुनाव के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा दल कितनी कितनी सीटें लेकर के आया इन चुनाव में। टोटल जो सीटों के लिए चुनाव हुए 389 में से वो 296 थे। तो इन 296 में से कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था उसे जीत मिली 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग इसको जीत मिली 73 सीटों पर। उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी इसको 1 सीट। यूनियनिस्ट मुस्लिम इसको भी 1 सीट। इसी तरह से यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट इसको भी 1 सीट। कृषक प्रजा पार्टी, ये उस समय की जो
पार्टियां थी उनके नाम हैं, ये भी आप ध्यान रखें। कंपटीशन एग्जाम्स में इनमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बीए में हम जितनी गहराई से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उतना हम बाद की तैयारी में नहीं पढ़ते हैं। तो अभी ये समय है भविष्य के लिए आपकी नींव को मजबूत करने का, तो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यही चीज़ें आगे जा करके जब आप नौकरी के लिए एग्ज़ाम कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पर ये पूछा जाता है। तो उस समय की प्रमुख पार्टियां थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और फिर बाद की छोटी छोटी पार्टियां थी यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट और कृषक प्रजा पार्टी, इसको भी एक सीट मिली। अछूत जाति संघ, अछूत जाति संघ, इसको एक सीट मिली। सिख, सिख कांग्रेस के अलावा, इसको एक सीट मिली। साम्यवादी, इसको एक सीट मिली। और जो निर्दलीय थे, तो निर्दलीय जो स्वतंत्र थे, पार्टी में नहीं थे किसी में, उनको 8 सीटें टोटल मिली। तो 296 सीटों पर इस तरह से विभिन्न पार्टियों ने जीत दर्ज की। उसके बाद प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। अब ये संप्रदाय कौन कौन से थे? एक तो मुस्लिम, एक सिख और एक जनरल, मतलब सामान्य। तो हर प्रांत को इन 3 समुदायों के आधार पर इनकी जनसंख्या कितनी कितनी रहती थी कहाँ पर, उसके आधार पर इनका विभाजन किया गया प्रांतों का। तो अगला है प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन किया। तो एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको थोड़ा सा आप देखें। जैसे इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतलब एक आदमी सभी उम्मीदवारों को क्रमिक रूप से वोट देता है। ये तो हुई बात एकल संक्रमणीय मत की। और फिर उसके वो जो मत हैं जो उम्मीदवारों को प्राप्त होते हैं, तो सबसे कम उम्मीदवारों, जो कम, उन सब में सबसे कम मत जिसको मिलते हैं, उसके मतों को, जिनको ज़्यादा मिले हैं, उनमें अनुपात में बांट दिया जाता है, जिस अनुपात में उनको वोटिंग की गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके। अभी राष्ट्रपति के हमारे चुनाव में यही पद्धति अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चीज क्लियर नहीं होती है ज्यादातर लोगों को कि ये क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो देखिए, 5 उम्मीदवार खड़े होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है वो भी यही है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली पूछी जाए तब भी यही बताना है और यही है वो, ठीक है। तो कुल मिला के ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, ठीक है। तो आप देखिए, ये 5 उम्मीदवार खड़े होते हैं ABCD, इनमें हर आदमी वोट देता है अपना। जैसे मान लीजिए एक पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से हजारों आदमी। मान लीजिए पहला आदमी वोट देता है इन सबको, तो इसको अपनी प्रायोरिटी लिखनी पड़ती है उसमें कि नंबर 1 पर वो किसको जिताना चाहता है या राष्ट्रपति बनाना चाहता है। मान लीजिए वो इसी उम्मीदवार को नंबर 1 पर वरीयता देता है। नंबर 1 इसको डालता है, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको और नंबर 5 इसको। ये इसका क्रम है, ठीक है। उसी तरह से ये जो है नंबर 1 इसको करता है, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
इस तरह से इनको ये वोट देते हैं। दूसरी बात, इनको जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट की आवश्यकता होती है। मान लीजिए 5000 लोगों ने वोट दिया, तो जीतने के लिए इनमें से किसी भी उम्मीदवार को 2501 वोट चाहिए, मतलब 50% प्लस 1, तो 50% तो हो गया 2500 और 1 वोट, वही जीता हुआ उम्मीदवार माना जाएगा। तो आप देखिए नंबर 1 पर किसको सबसे ज्यादा मत मिले, तो ये इसमें सबसे कम, जैसे मान लीजिए 5 5 5 इस तरह से ये मत दिए हुए हैं, तो नंबर 1 पर किसको सबसे ज्यादा मिले, तो इसको 2 नंबर 1 पर, इसको 1 नंबर 1 पर, इसको 1 नंबर 1 पर, और इसको 1 नंबर 1 पर, और इसको नंबर 1 पर मिला ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो बंदा है जिसको नंबर 1 पर मिला ही नहीं, तो इसको हटा दिया जाएगा। और इसके जो मत हैं, तो पहली बात तो ये जो तरीका है सभी को मत देने का, इसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं, ये जो बंदा हटेगा, ये जो उम्मीदवार जिसको मत 1 नंबर पे नहीं मिला है, इसको इसके जो मत हैं वो इन सब में आनुपातिक रूप से बांट दिए जाएंगे। जैसे आप देखिए 4 नंबर पर ये इसको चाहता था, और 5 नंबर पर ये बंदा इसको 5 नंबर पर चाहता था, ये बंदा भी 5 नंबर पर चाहता था, ये बंदा भी 5 नंबर पर चाहता था, ये 4 नंबर पर चाहता था। ठीक है, तो इसके जो मत हैं वो इनमें बांट दिए जाएंगे और इसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मत जो है वो घटते चले जाएंगे, और लास्ट में जिसको 2500 प्लस 1 मत मिलेगा वो वही उम्मीदवार विजयी माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो हमने 6 ही एग्जाम्पल दिए, ये हमने 6 ही एग्जाम्पल दिए हैं। ये संख्या जब 5000, 10,000 या 1 लाख में होगी, तो फिर आप देखेंगे कि 1 नंबर पर इस बंदे का नाम भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, 2 नंबर पर जिस बंदे का नाम मिलेगा इसका वो वोट उसको दे दिया जाएगा, 3 नंबर पर जिस बंदे का नाम मिलेगा उसका वो वोट उस बंदे को दे दिया जाएगा। इसकी जो पर्ची होगी, इस बंदे के नाम की जो पर्ची आएगी, उसमें 1 नंबर पर जिसका नाम होगा वो उसको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से इसके सारे वोट इनमें बढ़ जाएंगे, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहलाती है। तो इनका जो चुनाव किया गया प्रांतीय विधानसभा में, प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन किया, और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति देशी जो राजा थे उनसे बातचीत पर आधारित थी। मतलब इनका चयन तो, प्रांतों का चयन तो इस आधार पर किया गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से आनुपातिक प्रतिनिधि, और जो राजाओं के जो क्षेत्र थे वहां से राजाओं से विचार विमर्श करके चुनाव किया गया प्रतिनिधि का। संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग, देखिए आप संविधान, मुस्लिम लीग को 73 प्लेस ही मिले थे, कांग्रेस से कम मिले थे, तो अपनी स्थिति को कमजोर देखकर संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय मुस्लिम लीग ने लिया, और 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से सहयोग के लिए काफी कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा, और इस प्रकार संविधान सभा के गठन का पहला चरण पूरा हो गया। अब बात करें दूसरे चरण की, तो संविधान सभा के गठन के दूसरे चरण के अंतर्गत 3 जून 1947 की जो योजना थी
माउंटबेटन योजना, उसके अधीन विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया दूसरे चरण में, और पाकिस्तान में चले गए क्षेत्रों के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, अतः संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। और विभाजन के परिणाम स्वरूप जब संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को वापस बुलाई गई तो सदन की सदस्यता 389 से घट करके रह गई 324, क्योंकि बाकी सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। और इसमें 229 जो थे, इस 324 में से 229 प्रांतों के सदस्य थे और बाकी जो थे वो देशी रियासतों के थे, शेष इसमें से। ये तो हुआ दूसरा चरण। अब बात करें तीसरे चरण की, तो संविधान सभा के गठन का तीसरा चरण देशी रियासतों से संबंधित था। उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। ध्यान रखने की बात है कि इसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए, हैदराबाद के। तो संविधान सभा की राज्यवार सदस्य संख्या की बात करें तो मद्रास, इससे जो सदस्य आए वो 49 थे। बम्बई, जो अभी मुंबई हो गया है, उस टाइम पे बम्बई था, 21 सदस्य। पश्चिम बंगाल, इससे 19। संयुक्त प्रांत से 55, संयुक्त प्रांत इससे 55 सदस्य थे। पूर्वी पंजाब की बात करें तो 12 सदस्य। बिहार की बात करें तो 36। मध्य प्रांत और बरार की बात करें तो 17 सदस्य। असम से 8 सदस्य, उड़ीसा से 9, दिल्ली से 1, अजमेर मेरवाड़ा से 1 और कोडकू से 1 सदस्य। इस तरह से ये टोटल हो जाते हैं 229 जो प्रांतों से आए थे। अब संविधान सभा की संगठन विधि की आलोचना, तो किस आधार पर की गई इसकी संगठन विधि, जो इसका संगठन बनाया गया उसकी आलोचना किस आधार पर की गई? पहला, जनप्रतिनिधित्व। इसके प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि नहीं थे तथा प्रांतीय विधानसभाओं ने जिन्होंने इन्हें चुनकर भेजा था स्वयं सार्वजनिक मत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, इसलिए इनके द्वारा चुनी गई संविधान सभा और उनके द्वारा निर्मित संविधान लेश मात्र भी जन प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। ये तो हुआ जन प्रतिनिधित्व के आधार पर आलोचना। दूसरा है सांप्रदायिक आधार पर। तो संविधान सभा के संगठन का आधार संप्रदायवाद था और इसका लक्ष्य देश को बांटने से, विभक्त होने से बचाना था, परंतु यह असफल रहा क्योंकि इस सभा में एक ओर तो सांप्रदायिकता का पुट विद्यमान रहा और दूसरी ओर देश का विभाजन भी हो गया। तीसरी आलोचना, देशी राज्यों की प्रजा की उपेक्षा। जिस आधार पर राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल किया गया उससे यह साफ जाहिर होता था कि श्रेष्ठता सिद्धांत को अपनाया गया था, पैरामाउंटेसी, क्योंकि इसमें देशी राज्यों के प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि न होकर राजाओं के प्रतिनिधि थे। हमने बताया कि रियासतों से जो प्रतिनिधि लिए गए वो देशी राजाओं से बातचीत करके, विचार विमर्श करके लिए गए थे, जनता से नहीं। तो इसलिए ये जनता की प्रतिनिधि सभा नहीं कही जा सकती। और चौथा पॉइंट जो इसकी आलोचना का है कि श्रमिकों, दस्तकारों और किसानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं। भारत में ज्यादातर संख्या दस्तकार और किसान वर्ग की है, लेकिन संविधान निर्माण प्रक्रिया में किसान वर्ग और श्रमिक या दस्तकार वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। पांचवी आलोचना जो आती है संविधान सभा की संगठन विधि की, वो आती है वकीलों का आधिपत्य। संविधान सभा में वकीलों का बहुमत था। सभी महत्वपूर्ण नेता, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, महत्वपूर्ण नेता और कानून के पंडित थे, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य से क्वेश्चन निकल के आता है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, क्यों? क्योंकि संविधान निर्माण सभा में ज्यादातर जो सदस्य थे वो वकील थे पेशे से, इसलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता था।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।